नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगिड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम जो है उत्कर्ष क्लासेस द्वारा ऑफलाइन जो टेस्ट लिया गया था 9 फरवरी को राजस्थान के विभिन्न जिलों में, उसके जो है टेस्ट के जो हिंदी भाषा प्रथम है उसको हम देखेंगे। हिंदी भाषा प्रथम लेवल 1 व लेवल 2 दोनों के लिए ये उपयोगी है। और दूसरी बात, साइकोलॉजी की करें तो वो अपन 30 क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जाकर जरूर देखें। इस वीडियो में हम उत्कर्ष क्लासेस द्वारा जो 9 फरवरी को परीक्षा से पहले परीक्षा जो आयोजित की गई थी उसकी हिंदी भाषा प्रथम देखेंगे, जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पूरे 30 क्वेश्चन देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है इस टेस्ट का, जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं, किस प्रकार का वाक्य है। देखो जो है आपको जो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और जो आपका संयुक्त वाक्य उनमें से एक चुनना है। तो ध्यान रखना, सरल वाक्य तो साधारण होता है, ठीक है, ये तो सभी पहचान लेते हैं। लेकिन मिश्र वाक्य और जो आपका संयुक्त वाक्य होता है, इन दोनों में जो है कंफ्यूज होता है। ध्यान रखना, संयुक्त वाक्य में तो है ना दो शब्द जो है दो वाक्य होंगे जो आपके और, अथवा, किंतु, परंतु, अथवा, किंतु, परंतु इनसे जुड़े होंगे, लेकिन, बल्कि, ठीक है, ये सारे आ जाते हैं। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। इसमें क्या होता है, संयुक्त वाक्य में दोनों जो वाक्य होते हैं ना वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, जबकि मिश्रित वाक्य में आश्रित वाक्य होता है। मिश्रित से याद रखना आश्रित, यानी कि दो जो है इसमें वाक्य होते हैं, ठीक है, दो वाक्य होते हैं। एक वाक्य तो होता है इसका, वो होता है आपका जो है मुख्य वाक्य। क्या होता है? मुख्य वाक्य, ठीक है। और दूसरा जो वाक्य होता है वो होता है आश्रित वाक्य, जो पहले पर आश्रित होता है कि पहले के होने की वजह से दूसरा हुआ है। तो ये जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं। एक तो इसकी पहचान क्या है, और, अथवा, तथा, बल्कि, किंतु, परंतु, ये कुछ भी नहीं है इसमें। इसका मतलब संयुक्त तो है ही नहीं। तो ये क्या है? आपका मिश्रित वाक्य है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसको एक टेस्ट के तौर पर दे सकते हो आप। जैसे मैं क्वेश्चन बोलूं, ऑप्शन देखो, अपने उत्तर मन में सोचो और फिर मैं उत्तर बता रहा हूं, उसको मैच करो कि आपके जो है 30 में से कितने सही हो रहे हैं, फिर आप कमेंट करें, ठीक है। कुछ गलतियां मेरे से भी हो सकती है, उसको आप थोड़ा सा कमेंट करके बता सकते हो कि आपने ये गलत बता दिया, उसको हम कवर कर लेंगे। कई बार क्या होता है, थोड़ा सा अपन जो है उस टाइम दिमाग यूज नहीं लेते या होता नहीं है दिमाग का यूज, और गलत बता दिया जाता है, और उस टाइम जो है अपने दिमाग में क्लिक भी नहीं होता, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसका उत्तर हो जाएगा मिश्रित वाक्य। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हंस पद का चिन्ह कौन सा है। ये मैं पहले क्लासों में करा चुका, अब जो ये पेपर में आया हुआ है। और जो देखो, मैंने क्या पढ़ाई है आपको, सबसे ज्यादा हिंदी पढ़ाई है, शिक्षण विधियां पढ़ाई है हिंदी की, और साइकोलॉजी पढ़ाई है, और कुछ चीजें मैंने जो है आपको जो है एसएसटी और ईवीएस की भी पढ़ाई है। लेकिन हिंदी और साइकोलॉजी में मैं गारंटी लेता हूं आपको कि जीवा स्टडी से जो है, क्योंकि यही चीजें अपन ने ज्यादा पढ़ी है, लगभग क्वेश्चन आपको जो है कवर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि पहले हम जो है डिटेल से सारी क्लासें देख भी चुके, और आगे जो भी 3rd ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट सामान्य शिक्षा आने वाली है उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। मार्च से हम क्लासें स्टार्ट कर देंगे। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जो है हंसपद का चिन्ह है। देखो, सबसे पहला जो चिन्ह है ना, सबसे पहला वाला, ये आपका अर्ध विराम का। किसका? अर्ध विराम का, ठीक है। दूसरा जो है अपना ये है हंसपद, और ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये इसको तो सभी जानते हैं, विस्मयादि बोधक, ठीक है। क्या है? विस्मयादि बोधक का चिन्ह, ठीक है। और ये जो दो बिंदु होते हैं इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं उपविराम या अपूर्ण विराम। उप विराम या अपूर्ण विराम, ठीक है, अपूर्ण विराम, ठीक है। तो ये होता है अर्ध विराम, ठीक है, और ये होता है आपका विस्मयादि बोधक, और ये होता है उपविराम या अपूर्ण विराम, और ये होता है हंसपद का। हंसपद किस काम आता है? जैसे कोई बीच में छूट जाता है, जैसे राम ने आम खाया, और हम ने को भूल जाते हैं तो ऐसे करके लिखता है ना ने, तो वो होता है त्रुटिपूर्वक, जो है इसको हम कह सकते हैं त्रुटिपूर्वक चिन्ह भी कह सकते हैं। त्रुटियों को जो है हटाने वाला चिन्ह, ठीक है। त्रुटियों को हटाने वाला चिन्ह कौन सा होता है? हंसपद होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। डॉक्टर अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा था। डॉक्टर अब्राहम जो आपका ग्रियर्सन है, उन्होंने राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा था। तो इन्होंने जो है 5 भागों में बांटा। कितने भागों में? 5 भागों में। 5 भाग में बता देता हूं कि कौन कौन से आपके 5 भाग में। जो सबसे पहला भाग है वो है आपका पश्चिमी राजस्थानी बोली, ठीक है, जिसके अंतर्गत पश्चिमी राजस्थान की बोलियां आएगी, पश्चिमी राजस्थानी बोलियां। दूसरा जो भाग है, दूसरा जो है इनकी बोली पश्चिमी राजस्थानी बोलियां, जो पश्चिम राजस्थान में बोली जाती है, चाहे वो शेखावाटी बोली हो, चाहे आपकी जो है मारवाड़ी बोली हो। दूसरा जो इन्होंने बांटा, ठीक है, दूसरा उत्तर पूर्वी राजस्थानी बोलियां, उत्तर पूर्वी राजस्थानी बोलियां, ठीक है। तीसरी देखो दिशा के हिसाब से बांटा था इन्होंने, तीसरी बांटी इन्होंने मध्य पूर्वी राजस्थानी बोलियां, ठीक है।
चौथी जो इन्होंने बांटी वो दक्षिण पूर्वी राजस्थानी बोलियां, दक्षिण पूर्वी, ठीक है। फिर पांचवी जो इन्होंने बांटी वो दक्षिण राजस्थानी बोलियां, ये 5 भागों में बांटी, ठीक है। इसके अंतर्गत जो उपभाग भी होते हैं वो आप जो है बाद में जो है आप नोट्स में देख सकते हो। बाकी जो डॉक्टर अब्राहम ग्रियर्सन है उन्होंने राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में बांटा, ध्यान रखना। पश्चिमी राजस्थानी बोलियां, उत्तर पूर्वी, मध्य पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी राजस्थानी बोलियां। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है। छठी का दूध याद आना, ठीक है। एक होता है छठी का दूध याद दिलाना, ये यहां पर दिलाना नहीं है, छठी का दूध याद आना है। मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? तो छठी का दूध याद आना मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या हो सकता है? उत्साहित होना, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। उत्साहित होना तो आपको देखो, उत्साहित होना तो एक प्रकार से जो है किसका होता है? छाती ठोकना, ये जो होता है ना उसका होता है उत्साहित होना, तो ये तो इसका है नहीं, ठीक है। बड़ी मुसीबत में फंसना, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। छठी का दूध याद आना मतलब किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए आप, ठीक है। फिर अब बहुत परेशान करना, तो बहुत परेशान करना तो ये जो है एक प्रकार से जो है छाती पर मूंग दलना, ये हो सकता है, ठीक है। मेरे जो याद आ रहा है उसके हिसाब से छाती पर मूंग दलना, ठीक है। अत्यधिक परेशान करना, ठीक है। अत्यंत ईर्ष्या करना, इसका मतलब होगा छाती पर जो है सांप लौटना, छाती पर सांप लौटना। कुछ गलती हो जाए तो आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने ये गलत बता दिया, उसको हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो छठी का दूध याना जो आना याद जो है ना मुहावरा, उसका अर्थ है आपका बड़ी मुसीबत में फंसना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, अपनी करनी पार उतरनी, लोकोक्ति का उचित भावार्थ है, यानी अर्थ क्या है? अपनी करनी पार उतरनी, इसका उचित अर्थ बताना है। देखो, स्वयं का परिश्रम ही काम आता है, बिल्कुल यही इसका उत्तर हो जाएगा। अपनी करनी पार उतरनी, यानी अपन जो करेंगे उसी से पार होंगे अपन, मतलब स्वयं का परिश्रम ही काम आएगा। अभी आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो खुद को ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पड़ोसी पढ़ रहा है, उससे आपका रीट का पात्रता पार नहीं होने वाली, तो अपनी करनी पार उतरनी, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, क्रोंचे के अनुसार भाषा क्या है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्रोंचे के अनुसार भाषा क्या है? थोड़ा सा क्वेश्चन डीप है, लेकिन आपको जो है परिभाषा वाले थोड़े से याद होने चाहिए। तो देखो, क्रोंचे के अनुसार जो है भाषा क्या है? अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चरित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन है। ध्यान रखना, क्रोंचे के अनुसार भाषा एक अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चरित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन है। पहले बात करें ध्वन्यात्मक शब्दों का, विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है, यह बात कही थी स्वीट ने। किसने? स्वीट ने। भाषा के बारे में क्या कि भाषा ध्वन्यात्मक शब्दों का द्वारा विचारों का प्रकटीकरण है, यह बात स्वीट ने कही। अर्थवान कंठोदीर्ण ध्वनि समष्टि, भाषा को ये किसने कहा? तो ये कहा सुकुमार सेन ने। किसने? सुकुमार सेन ने, ठीक है। और अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चरित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन किसने कहा? क्रोंचे ने, ठीक है। यादृच्छिक मौखिक प्रतीकों की व्यवस्था, ये किसने कहा? ये ब्रिटेनिका नाम का था, उसने कहा। किसने? ब्रिटेनिका नाम, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये उत्कर्ष का पेपर है, ध्यान रखना आप, जो परीक्षा से पहले परीक्षा हुई थी ना ऑफलाइन, जो है राजस्थान के विभिन्न सेंटरों पर, वो है। फिर भाषा में कौशल विकास से क्या तात्पर्य है? तो आपको मैं पहले जो है बता चुका, भाषा के जो बुनियादी कौशल हैं वो कौन कौन से होते हैं? LSRW, एक मिनट, LSRW, बस यही जो रट के रखना आपको, LSRW लाइन से याद रखना इसको। L मतलब लिसनिंग, सुनना, ठीक है। स्पीकिंग, बोलना, ये कर्म से याद होने चाहिए आपको। R मतलब रीडिंग, रीडिंग मतलब पढ़ना, ठीक है। और W राइटिंग, राइटिंग मतलब लिखना। तो ये सारे के सारे आपके कौशलात्मक या बुनियादी कौशल होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा इसका सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना की कुशलता जो है वो भाषा कौशल विकास से तात्पर्य रखती है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, नाटक एक प्रकार की शिक्षण प्रणाली है। जो नाटक करते हैं, अभिनय करते हैं, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी पर जो है स्टेज पर जो है बच्चे नाटक कर रहे हैं या अभिनय कर रहे हैं, वो एक प्रकार की शिक्षण विधि है। किस प्रकार की शिक्षण विधि है? तो उसको हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो वो क्या होगी? आपकी दृश्य सर्वे प्रकार की। किस प्रकार की हो गई? दृश्य सर्वे प्रकार की। जो नाटक शिक्षण प्रणाली है उसको हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो ये क्या होगी? आपकी दृश्य सर्वे, अपने को दिख भी रहे हैं बच्चे नाटक कर रहे हैं और वो बोल के जो अभिव्यक्ति कर रहे हैं उसको अपने सुन भी रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, उत्तर हो जाएगा दृश्य सर्वे प्रकार। अगला क्वेश्चन, कविता शिक्षण का महत्व है। कविता शिक्षण का क्या महत्व है? सबसे पहले इसके द्वारा बालकों के रागात्मक भावों की तुष्टि मिलती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसके द्वारा जो है बालकों के रागात्मक भावों की तुष्टि मिलती है, सही है। बालकों में सौंदर्य की परख एवं सौंदर्य अनुभव की शक्ति बढ़ती है, बिल्कुल। फिर बालकों के चित्तवृत्तियों का परिष्कार होता है, तो यह भी इसका सही उत्तर है। तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त
सभी। कविता शिक्षण द्वारा बालक के रागात्मक भावों की तुष्टि मिलती है, बालकों में सौंदर्य की परख एवं सौंदर्य अनुभव की शक्ति बढ़ती है, और बालक के चित्त जो वृत्तियां हैं उनका परिष्कार मतलब फिल्टर होती है वो। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्या प्रणाली का भेद नहीं है? देखो, व्याख्या प्रणाली कविता शिक्षण की एक प्रणाली है। किसकी? कविता शिक्षण की प्रणाली। तो यहां जो है व्याख्या प्रणाली के 3 भाग हैं। कितने? 3 भेद या 3 रूप हैं, 3 भेद। और 3 भेद कौन कौन से हैं? 3 भेदों में एक तो है आपकी व्यास प्रणाली, एक आपकी समीक्षा प्रणाली, और एक आपकी तुलना प्रणाली। लेकिन जो गीत प्रणाली है वो व्याख्या प्रणाली का भाग नहीं है, और नहीं पूछा था तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखना, व्याख्या प्रणाली कविता शिक्षण की एक विधि है जिसके 3 भेद या रूप होते हैं, व्यास प्रणाली, समीक्षा प्रणाली और तुलना प्रणाली। लेकिन गीत प्रणाली जो है आपका व्याख्या प्रणाली का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि का उपयोग करते हुए, व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि का, एक मिनट, ये आ गया ऊपर से नीचे, इसको वापस शटर को ऊपर करते हैं। हाँ, जो व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि का उपयोग करते समय अध्यापक द्वारा किस क्रम का अनुसरण किया जाता है? तो आगमन विधि के जो सोपान है ना, वो ध्यान रख लेना। सबसे पहले होता है उदाहरण, ठीक है। दूसरे नंबर पर होता है तुलना या विश्लेषण, भी कह सकते हो उसको, तुलना या विश्लेषण, ठीक है। तीसरे नंबर पर होता है सामान्यीकरण। क्या होता है? सामान्यीकरण, ये मैं पहले बता चुका लेकिन आपको लिख लेना है। और फिर जो होता है आपका निष्कर्ष या परीक्षण। क्या होता है? निष्कर्ष या परीक्षण। तो ये जो क्रम पूछा था, तो ये देखो, पहला उदाहरण, दूसरा तुलना विश्लेषण, तीसरा सामान्यीकरण, चौथा निष्कर्ष या परीक्षण। तो मतलब क्रम से लिखा हुआ है, 1 2 3 4, ये क्रम से ही लिखा हुआ है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, भाषिक सामग्री में सम्मिलित नहीं है। भाषिक सामग्री में कौन सा इनमें से सम्मिलित नहीं है? तो भाषिक सामग्री में कौन सा सम्मिलित नहीं है? सबसे पहले शब्दावली, तो शब्दावली भाषिक होती है, संरचना भी भाषिक होती है, और व्याकरण भी भाषिक होती है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो मूल विषय वस्तु शामिल नहीं है। ध्यान रखना, भाषिक सामग्री में किसको सम्मिलित नहीं किया जा सकता? मूल विषय वस्तु को। शब्दावली, संरचना और व्याकरण तीनों ही जो है भाषिक सामग्री में सम्मिलित होती है, मूल जो विषय वस्तु है वो शामिल नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ। तो अगला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विविध रूप के संदर्भ में असंगत युग्म क्या है? ठीक है, असंगत युग्म बताना है। सबसे पहला बहुविकल्प प्रश्न। बहुविकल्प प्रश्न आपके अभिज्ञानात्मक पद हैं। बिल्कुल सही बात है। अभिज्ञानात्मक मतलब हो गया जो है देखकर, मतलब देखकर क्या पहचानना, ठीक है। फिर है मिलान प्रश्न। मिलान प्रश्न भी आपके अभिज्ञानात्मक है, बिल्कुल ये भी सही है। पूर्ति पद प्रश्न, मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ये वाले होते हैं, ये होते हैं आपके प्रत्यास्मरण प्रकार के पद, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब कुल मिला के देखो, जो अभिज्ञानात्मक जो प्रश्न होते हैं ना, ये पद होता है, उसमें क्या होता है, जो है उत्तर पेपर में ही होता है। उत्तर क्या होता है? पेपर में ही होता है, पेपर में ही उत्तर होता है। जैसे बहुविकल्प क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, उनमें से ही उत्तर है, ठीक है। मिलान में आपको पता है, एक तरफ सारणी दी हुई है, दूसरी तरफ दी हुई है, उत्तर उन्हीं में से होता है, बिल्कुल। लेकिन रिक्त स्थान की पूर्ति में जो है आपके, एक सामान्य बात करें तो रिक्त स्थान की पूर्ति में जो है, हालांकि कुछ पेपरों में जैसे रिक्त स्थान पूछ लिया और ब्रैकेट में दे दिया जयपुर या उदयपुर, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। रियल में जो रिक्त स्थान पूर्ति वाले हैं वो प्रत्यास्मरण प्रकार के हैं, आपको याद करके लिखना होगा, पेपर में कहीं भी नहीं दिया होगा। फिर असत्य, असत्य तो वो भी पेपर में ही दिए होते हैं कि सत्य है या असत्य है, तो ये भी जो है आपका प्रत्यास्मरण प्रकार का ना होकर क्या है, अभिज्ञानात्मक प्रकार का। ये भी किस प्रकार का है? अभिज्ञानात्मक प्रकार का। ट्रिक यही है कि उत्तर पेपर में दिया है तो क्या है आपका अभिज्ञानात्मक प्रकार का, पेपर में नहीं दिया सोच के लिखना है तो वो होता है प्रत्यास्मरण प्रकार का। तो यहाँ पर उत्तर डी हो जाएगा, क्योंकि सत्य असत्य जो प्रश्न है वो भी आपके अभिज्ञानात्मक होते हैं, ना कि प्रत्यास्मरण। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण उपागम में प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है, किस चीज में? शिक्षण उपागम में प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान किस चीज में है? तो ध्यान रखना, सूक्ष्म शिक्षण, जिसको अपन बीएड और जो बीएसटीसी करते हैं माइक्रो टीचिंग नाम सुना होगा, वही होती है सूक्ष्म शिक्षण। और ये जो है किसके द्वारा प्रतिपादित है? प्रोफेसर एलन के द्वारा, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण या फिर माइक्रो टीचिंग जो है प्रोफेसर एलन द्वारा प्रतिपादित है। तो प्रोफेसर एलन का जो है सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसमें है? सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग में। फिर ये क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन, खेल विधि के प्रवर्तक हैं। तो खेल विधि के प्रवर्तक है आपके कोल्डवेल कुक, ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है, शैक्षिक
जो है शैक्षणिक निदान का प्रयोजन ही डैश है। मतलब जो निदान की प्रक्रिया वो क्या काम आती है, आपके अधिगम कठिनाइयों के कारणों का पता लगाने में, अधिगम कठिनाइयों के कारणों का पता लगाने में, कठिनाई के कारणों का पता लगाने में, ठीक है, कारणों का पता लगाने में। और ये किसका प्रयोजन यानी कि आधार कह सकते हो आप, किसका आधार है, तो ये आपका उपचारात्मक शिक्षण या उपचारित शिक्षण का आधार है। क्यों? क्योंकि इन कारणों का पता लगाकर जो उपचारित शिक्षण में उनमें इसका उपचार किया जाता है। उपचार का मतलब हो गया उनको दूर किया जाता है। तो जो शैक्षणिक निदान है वो किसका प्रयोजन है, वो उपचारित शिक्षण का ही प्रयोजन है। ध्यान रखना, उपचारित शिक्षण का आधार क्या होता है, निदानात्मक प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि श्रवण, पठन, लेखन आदि किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। तो ऊपर एक क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने आपको जो है कौशल विकास के उद्देश्य बताए थे, तो ये आपके कौशलात्मक उद्देश्य होते हैं। LSRW जो ऊपर चर्चा कर चुके अपन, ये सारे के सारे बुनियादी कौशल होते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, कौशलात्मक जो है उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। ये अच्छा क्वेश्चन है। जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बीएड में आपने किए भी होंगे। तो जो प्रस्तावना प्रश्न है उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सबसे पहले बालकों में एकाग्रता पढ़ने की आदत डालना। तो ये तो नहीं है, एकाग्रता से पढ़ने की आदत डालना नहीं है, ठीक है। कक्षा में शिक्षण के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना तथा शिक्षार्थी को प्रस्तुत पाठ पढ़ने के लिए उत्कंठित करना, ये बिल्कुल सही है। प्रस्तावना प्रश्न में आपको पता है प्रस्तावना क्या होती है, जैसे अपन जो है बीएड में सीख चुके, बीएसटीसी में सीख चुके कि अपन कुछ जो है टॉपिक पढ़ाने से पहले उससे पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं कि ये क्या है, जो है राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है, जयपुर का जो दूसरा नाम क्या है, गुलाबी नगर है, गुलाबी नगर जयपुर की स्थापना किसने की, तो जो है जय सिंह ने की। जय सिंह कौन से वंश से थे, कछुआ वंश से, तो आज अपना टॉपिक है कछुआ वंश। ऐसे करते हैं ना अपन ने बीएड में, तो वही होते हैं प्रस्तावना प्रश्न। तो उसका जो है उद्देश्य क्या होता है कि कक्षा में शिक्षण के लिए उपयुक्त वातावरण, इंटरेस्ट जागता है बच्चों में कि यार गजब, स्टार्टिंग जो अच्छी होती है तो इंटरेस्ट जागता है, ठीक है। फिर शिक्षार्थियों को प्रस्तुत पाठ पढ़ने में उत्कंठित करना यानी कि जिज्ञासा बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो सीसी है उसका मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है। सीसी का उद्देश्य कौन सा जो है नहीं है। सबसे पहला, मूल्यांकन को नियमित और समग्र बनाना, ये तो इसका उद्देश्य है, बिल्कुल है। मूल्यांकन में समझने पर बल देना, बिल्कुल। मूल्यांकन में निदान व उपचार को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल। मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना, यह गलत बात है। मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना जो है आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जो मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना जो है इसका उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि जो है छात्र केंद्रित है, ये मतलब बाल केंद्रित होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो है आप जो है शिक्षक की भूमिका ही कम कर दो। ये जो है इसका जो है गलत उत्तर है, मतलब गलत उद्देश्य नहीं पूछा था तो गलत है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी की समस्या या समस्याएं क्या है। अब आप बोलोगे हमें तो भाषा प्रथम है हिंदी, आप द्वितीय भाषा का क्वेश्चन कैसे आ गया। तो ये जो है हिंदी की शिक्षण विधियों से संबंधित है, तो ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। तो द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी की समस्याएं क्या क्या है। सबसे पहला, पठन संबंधी अवयवों की शिक्षा, तो बिल्कुल सही बात है। लेखन संबंधी समस्याएं, बिल्कुल। हिंदी भाषा का जो है व्याकरणिक रूप, बिल्कुल। द्वितीय भाषा मतलब होगी एक प्रकार से साहित्यिक भाषा जो होती है, मतलब साहित्य के रूप में हिंदी का जो है हिंदी को पढ़ना जो एक प्रकार से होता है द्वितीय भाषा के रूप में। प्रथम भाषा तो हम नॉर्मल जो व्याकरण वगैरह पढ़ते हैं वो होता है। द्वितीय भाषा का मतलब हो गया कि साहित्य रूप पढ़ना हिंदी का। तो उसमें क्या क्या समस्याएं होती है, पठन संबंधी पढ़ा ही नहीं जाता, दोहे वगैरह मेरे से तो बिल्कुल नहीं पढ़े जाते, ठीक है। फिर लेखन संबंधी समस्याएं, लिखना भी कठिन होता है, ऐसे ऐसे शब्द होते हैं संस्कृत से भी डेंजर शब्द होते हैं साहित्य में, ठीक है। फिर हिंदी भाषा का जो व्याकरणिक रूप है वो भी इसमें समस्या उत्पन्न करता है, तो बिल्कुल करता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है निर्दोष शब्द का सही संधि विच्छेद है। निर्दोष शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो निर्दोष शब्द का सही संधि विच्छेद आपका क्या होगा, आप ज्यादातर इसकी तरफ जाओगे जबकि ये गलत है। उत्तर हो जाएगा नी प्लस दोष, निर्दोष। ये जो है आपका क्या है, जो है निर्दोष शब्द का संधि विच्छेद है। तो संधि कौन सी हो गई इसमें, तो साफ दिख रहा है संधि हो गई आपकी विसर्ग संधि। कौन सी संधि हो गई, विसर्ग संधि। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है अवगुण शब्द में उपसर्ग कौन सा है। अवगुण शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है। तो अवगुण शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो अवगुण में आपका अव उपसर्ग है। कौन सा है, अव उपसर्ग, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन ये था। थोड़ी सी क्या अपने को स्कूल जाने के लिए लेट हो रही है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं, टाइम ज्यादा हो गया आज। पातक शब्द का उचित विलोम शब्द क्या है। पातक मतलब होता है पाप करने वाला, या पाप कह सकते हो। पातक मतलब होता है पाप,
क्या होता है? पाप। पाप शब्द का विलोम, देखो पातक तो है, पातक शब्द आते ही आपको ये लगा होगा यार ये क्या पूछ लिया, लेकिन पाप आते तो उत्तर भी आपको दिख गया होगा कि पुण्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान रखना पातक शब्द जो है इसका जो है विलोम शब्द क्या होता है? पुण्य, क्योंकि पातक मतलब है पाप। ठीक है। आकाश, आकाश का विलोम होता है पाताल, ये एक जैसे नाम है पातक पाताल। अपार का जो होता है पार, और पापात्मा का होता है पुण्यात्मा। ठीक है, पुण्य आत्मा। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखना है। तो पातक शब्द का विलोम होता है आपका पुण्य। अगला क्वेश्चन, बहुमूल्य शब्द में समास कौन सा है? बहुमूल्य शब्द में समास कौन सा है? तो बहुमूल्य शब्द में जो समास है आपका, देखो बहुमूल्य, इसका समास वगैरह करेंगे तो होगा बहुत है जिसका मूल्य, बहुत है जिसका मूल्य। तो ये जो है आपका विशेषण और विशेष्य का काम कर रहा है। यहां पर बहुत तो आपका क्या हो गया? विशेषण हो गया, और ये किसकी विशेषता बता रहा है? मूल्य की। तो मूल्य क्या हो गया? विशेष्य हो गया। तो बहुत है जिसका मूल्य यानी बहुमूल्य, और बहुमूल्य शब्द है ये जो है आपका कौन सा है जिसमें विशेषण विशेष्य वाला जो रूप होता है वो किस में होता है? तो ये जो आपका होता है होता है कौन से समास में? कर्मधारय समास में। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उदारता शब्द में संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो उदारता क्या होता है? एक प्रकार का भाव होता है, जैसे उदारता, साहस, प्यार, दुख, ये सारे के सारे भाव होते हैं। तो उदारता शब्द जो है ये कौन सी संज्ञा हो गई आपकी? भाववाचक संज्ञा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, चिंटी, चिंटी जो एक वचन शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो चिंटी शब्द में जो बहुवचन होगा, ऑप्शन आपके सामने, चींटियों, चींटियां, चींटियां, ये कुछ नहीं होगा, उत्तर होगा चींटियां। ठीक है, जब भी लास्ट में यहां लगे ना किसी के, तो ध्यान रखना वहां पर ऊपर बिंदी ही आएगी, ये वाला नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये के साथ ये नहीं आता बहुवचन में, हमेशा जो ऊपर ये आता है। तो चींटियां, जैसे जो बिटिया, तो उसका बहुवचन बिटियां होगा, ना कि बिटियों होगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से भिन्न लिंग वाला शब्द बताना है। रस्सी, नाम से पता चल रहा है रस्सी टूट गई, तो मतलब क्या ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, जीव पर दया करो, जीव जो है जगत में जो है सबसे जरूरी है। ठीक है, जीव पर दया करो, ये जीव शब्द जो है आपका पुल्लिंग की जो है क्या देगा? एक जो है शब्दों का प्रयोग करके आप देख सकते हो, जो है वाक्य का प्रयोग करके ये आपको पुल्लिंग का जो है क्या करेगा? एक जो है भाव देगा। फिर लाठी, नाम से पता चल रहा है लाठी, तो ये भी स्त्रीलिंग है। और एकता नाम होता है वो भी स्त्रीलिंग है, आपको पता ही है, एकता भी क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। तो विभिन्न भिन्न लिंग कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये होता है पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये एक वाक्य दिया है कि बूंदों के मेले से सागर का निर्माण होता है। बूंदों के मेल से, सॉरी बूंदों के मेले नहीं है, मेल है। बूंदों के मेल से सागर का निर्माण होता है, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो ये जो है आप उत्तर सोच लें, इसका जो उत्तर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सामान्य वर्तमान काल होता है। नाम से पता चल रहा है तो सामान्य वर्तमान काल। बूंदों के मेले से सागर का निर्माण होता है। सामान्य जो आपका संदिग्ध जो है वर्तमान काल कौन सा होता है? जो है रहा है, रही है, ऐसे शब्द आ जाए, रहा है, रही होगी, ऐसे शब्द आ जाते हैं ना, ये होते हैं संदिग्ध वाले। ठीक है, तो ध्यान रखना होता है, ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, तो उसे लांघना दुष्कर हो जाता है, दुष्कर के नीचे अंडरलाइन है, तो उसे लांघना दुष्कर हो जाता है, वाक्य में रेखांकित पद का क्या अर्थ है? तो उसे लांघना दुष्कर हो जाता है, वाक्य में रेखांकित पद का अर्थ क्या है? तो उसे लांघना दुष्कर हो जाता है, अमंगल नहीं है, ध्यान रखना। दुष्कर मतलब जिसे करना कठिन हो, मतलब किसी को लांघना कठिन हो जाए, दुष्कर हो जाए मतलब कठिन हो जाए। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी, वाक्य में उद्देश्य है। तो आपको पता है उद्देश्य कौन होता है? उद्देश्य जो कर्ता होता है वही होता है, मतलब जिस जो वाक्य होता है उसमें जो कोई कार्य कर रहा है ना, कार्य करने वाला क्या होता है? कार्य करने वाला होता है कर्ता, और कार्य करने वाला कर्ता होता है, कर्ता ही क्या होता है? आपका उद्देश्य होता है। तो इसमें देखो नाक किसने काटी? नाक काटी क्या होगी? कार्य करना हो गया। किसने काटी? लक्ष्मण ने, तो उत्तर हो जाएगा लक्ष्मण। ये चीज ध्यान रखना, उद्देश्य कोई नहीं होता, कर्ता ही होता है। ठीक है, और कर्ता क्या होता है? जो कार्य करने वाला। या कार्य क्या हो रहा है? नाक काटना, और नाक काटी किसने? लक्ष्मण ने, तो कर्ता या उद्देश्य कौन होगा? लक्ष्मण होगा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपके समझ में आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ।